जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यकृत को मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो याद रखेंगे, मानव शरीर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यानी रीजनरेशन ऑफ सेल यकृत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में मस्तिष्क में न्यूनतम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिसका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनका रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का रासायनिक नाम क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं को हम WBC भी बोलते हैं। इनका रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। एग्जाम में इनके रासायनिक नाम पूछता है, इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पपीता में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पपीता जो होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पपीता आयरन का भी मुख्य स्रोत बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बायोटीन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, बायोटीन जो होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है और B7 की कमी से लकवा, जोड़ों में दर्द आदि समस्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है, जैविक घड़ी के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जैविक घड़ी के नाम से पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे तीसरे नेत्र के नाम से भी जानते हैं। टीबिया और फिबुला नामक हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, ये पैरों में पाई जाती हैं। एक पैर में एक टीबिया और एक फिबुला पाई जाती है। इस प्रकार मानव शरीर में 2 टीबिया और 2 फिबुला हड्डी होती हैं। एडिपोस ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे, जो त्वचा होती है यानी आंतरिक त्वचा में एडिपोस ऊतक पाया जाता है जो वसा का संग्रहण करता है। इस प्रकार इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अग्नाशय के वीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो याद रखिएगा, जो अग्नाशय की वीटा कोशिका होती हैं इनसे इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। मैंने बताया था कि गामा से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है। हृदय के किस ओर त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है? तो याद रखेंगे, जो दायां भाग होता है यानी दाएं आलिंद और निलय के बीच त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? तो गले में पाई जाती है। इसका आकार कैसा होता है? ये एग्जाम में पूछता है। तो कैपिटल H के समान इसका आकार होता है। मानव शरीर में पैल्विक हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में पैल्विक हड्डियों की संख्या 2 होती है। पैल्विक हड्डी किसे कहते हैं? इसको हम कूल्हों की हड्डी भी या कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, परिस्थक नामक झिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, परिस्थक नामक झिल्ली जो हड्डियों की बाहरी सुरक्षा के लिए पाई जाती है यानी हड्डियों को जो सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली होती है उसको हम परिस्थक झिल्ली बोलते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, जो कोशिका होती है जिससे मानव शरीर निर्मित होता है इसका अध्ययन साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अभी अभी हमने बताया, मानव शरीर का निर्माण किससे होता? कोशिका से, जिसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और जो इसके जनक होते हैं उनको रॉबर्ट हुक को इसके जनक के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखिएगा कि जो छोटी आंत होती है, पाचन की सर्वाधिक प्रक्रिया छोटी आंत में पूरी होती है।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? तो याद रखिएगा, मनुष्य में पाचन की क्रिया माउथ यानी मुख से प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का यानी पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है उसका रसोई घर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हरित लवक को बोला जाता है। हरित लवक पेड़ पौधों के हरे भाग में यानी पत्तियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल को हम आनुवांशिकता का पितामह बोलते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के प्रयोग में मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, जो मटर होता है तो मटर का उपयोग आनुवांशिकता के प्रयोग में मेंडल ने सर्वप्रथम किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री किस पौधे को लेकर अंतरिक्ष में जाते हैं? तो याद रखिएगा, शैवाल होता है जिसका नाम क्लोरेला शैवाल होता है। यह सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अगला प्रश्न है, किन रक्त वाहिनियों से खून हृदय में प्रवेश करता है? तो इसको याद रखिएगा, जो शिरा होता है तो शिरा से खून हृदय में प्रवेश करता है और धमनी के माध्यम से खून हृदय से बाहर जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी का संबंध किससे है? तो ब्लू बेबी एक रोग होता है जो प्रायः बच्चों में होता है, जन्म के समय होता है। ये होता किससे संबंधित है? ये हृदय से संबंधित है। जब हृदय में जो सेप्टम नामक संरचना में छेद हो जाता है तो शुद्ध और अशुद्ध खून मिल जाता है, जिसे ब्लू बेबी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे, पेस मेकर जो होता है हृदय में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? हृदय को गति प्रदान करना पेस मेकर का मुख्य कार्य होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मस्तिष्क के किस भाग द्वारा दर्द, ठंड तथा गर्म को पहचाना जाता है? तो याद रखेंगे, जो थैलमस होता है यह मध्य मस्तिष्क का एक भाग है, तो थैलमस के द्वारा इन सभी की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन माना गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को बोला जाता है? तो याद रखिएगा, जो सेरिब्रम होता है यह मस्त मस्तिष्क का भाग है। इसको हम ज्ञानवाणी एवं चिंतन का या इच्छा का केंद्र भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र बोला जाता है? तो याद रखेंगे, जो कार्पोरा क्वाड्रिजिनेमा वाला भाग होता है वह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली होती है यह फेफड़ों की सुरक्षा के लिए यह झिल्ली पाई जाती है, जो फेफड़ों की सुरक्षा करती है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा इसको कि जो लुईस पास्चर थे इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। ये वही लुईस पास्चर हैं जिन्होंने दूध से संबंधित पाश्चुरीकरण क्रिया का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, गंजापन की बीमारी किससे होती है? तो याद रखेंगे, जो गंजेपन की बीमारी होती है यह कवक से होती है। इस कवक को क्या बोलते हैं? टीनिया कैपिटिस नामक कवक होता है जिससे गंजेपन की बीमारी पनपती है। अगला प्रश्न है, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो मांसपेशी एवं अस्थि यानी हड्डियों का जो जोड़ होता है एक ऊतक के माध्यम से जुड़ता है, जिसे टेंडन ऊतक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो अस्थि से अस्थि यानी हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को लीगामेंट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सेल टार्सिका के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सेल टार्सिका के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, जो पाई कहाँ जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस में यह स्थित होती है। इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो याद रखेंगे,
जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा यानी मस्तिष्क का सबसे आखिरी भाग होता है, यह श्वसन का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, चिंपैंजी, आलू और तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे जो गुणसूत्रों की इन तीनों में संख्या एक समान होती है, कितनी? 48 सब में होती है, और जोड़े में कितना? 24 होती है। इस प्रकार इसको याद रखेंगे। लौंग का कौन सा भाग खाया जाता है? तो याद रखेंगे जो लौंग उपयोग में लाई जाती है खाने के, इसका फूल वाला भाग खाया जाता है। इसके साथ याद रखेंगे केसर का भी फूल खाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पहला क्वेश्चन तो यही तैयार हो जाता है आपका कि रक्त एक प्रकार का ऊतक है, और कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक रक्त को बोला जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे इसको कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह को खोजा था। इन्होंने समूह ए, समूह बी, समूह ए बी और समूह ओ के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसको याद रखेंगे जो लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा या अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर एक संरचना होती है। आँख के किस भाग में खून नहीं पाया जाता है? तो याद रखेंगे जो आँख का कार्निया वाला भाग होता है, इसमें खून नहीं पाया जाता है, और आँख दान के समय इसी वाले भाग को निकाल कर लगाया जाता है, अंग प्रत्यारोपण किया जाता है। मानव शरीर में मेटाकार्पल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे मेटाकार्पल हड्डियों की संख्या 10 होती है। एक हाथ में 5 मेटाकार्पल होते हैं। इस प्रकार पूरे शरीर में 10 मेटाकार्पल पाए जाते हैं। मानव शरीर में चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में चेहरे में कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। इस प्रकार इसको आप याद रख सकेंगे। अगला प्रश्न है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोजाइम नामक एंजाइम आंसू में पाया जाता है, जो हानिकारक जीवाणु विषाणु से भी सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि मानव मूत्र का जो रंग होता है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम यूरोक्रोम के नाम से जानते हैं, जिसके कारण उसका रंग पीला होता है। यदि मानव मूत्र का रंग हल्का लाल है तो किस बीमारी के लक्षण माने जाते हैं? तो याद रखेंगे इसको, यदि मानव मूत्र का रंग हल्का लाल है तो यह निमोनिया के लक्षण माने जाते हैं। यह रोग प्रायः बच्चों में होता है, और निमोनिया में होता क्या है कि जो श्वसन तंत्र होता है तो प्रभावित हो जाता है, यानी फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह यकृत को कहा जाता है, यानी जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह यकृत में टूटती हैं। यकृत को हम लीवर या जिगर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।